अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुरूफ के मखारिज। हुरूफ के मखारिज मखरज का लग़वी माना निकलने की जगह है और इस्तिलाह तजवीद में जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसे मखरज कहते हैं। मखरज ये एक अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है निकलने की जगह। अब हमारा जो मुंह है उसी से ना सारी आवाज़ निकलती है। तो इस्तिलाह तजवीद का मतलब क्या है कि तजवीद की ज़ुबान में, तजवीद की जो लैंग्वेज है, तजवीद की जो ज़ुबान है उसमें मखरज कहते हैं जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसको। मखरज की तादाद के बारे में अइम्मा कराम के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। अब मखरज कितने हैं टोटल, इसके बारे में अइम्मा कराम अलग अलग बातें कहते हैं। हज़रत इमाम खलील बिन अहमद फ़राहीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह और अक्सर अइम्मा कराम के नज़दीक मखारिज की तादाद 17 है। अब हज़रत इमाम खलील बिन अहमद फ़राहीदी ये एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, ये मानते हैं और इन्हीं की तरह बहुत सारे आलिम दीन मानते हैं कि मखारिज जो हैं, टोटल मखरज जो हैं वो 17 हैं। ये जो मखरज दिख रहे हैं आपको, इसको आप काउंट करेंगी तो ये जो है ये आपको 17 दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये तो मखरज तो 17 हैं, लेकिन अलिफ से या तक के हुरूफ तो 17 नहीं हैं, हुरूफ हैं 29। अलिफ से या तक के सारे हुरूफ अगर आप काउंट करेंगी तो हुरूफ 29 हैं, लेकिन मखरज 17 है। तो हुरूफ ज़्यादा हैं, मखरज कम है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ये देखिए हल्की मखरज, ठीक है, हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। अब इसके लिए कौन कौन से हर्फ लिखे गए हैं? हमज़ा और हा, यानी एक मखरज में 2 हर्फ अदा हो रहे हैं। यहाँ भी 2 हर्फ, यहाँ भी 2 हर्फ, यहाँ 3 हर्फ है एक ही मखरज में। तो एक मखरज से कई कई हुरूफ अदा होते हैं, इसीलिए मखरज तो कम है लेकिन हुरूफ ज़्यादा हैं। ये है पहला हल्की मखरज। हल्की मखरज क्या है? हमज़ा और हा, हुरूफ हल्किया इनको कहेंगे। हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। आपकी जो गर्दन है, गर्दन का जो नीचे का हिस्सा है, आप वहाँ हाथ रख कर के अगर हमज़ा और हा कहेंगी तो आपको महसूस होगा कि हरकत हो रही है आपके हलक में। तो हमज़ा और हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होगा। अब सेकंड है, ये भी हल्की मखरज है, ये है आइन और हा, इसको भी हुरूफ हल्किया कहेंगे। हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। हलक के दरमियान वाले हिस्से का मतलब हलक का जो बीच वाला हिस्सा है, हलक का बीच का हिस्सा, आपका जो हलक है, आप हलक के नीचे वाले हिस्से यानी जिस जगह आपके गर्दन में 2 हड्डियों के बीच खाली जगह है, 2 हड्डियों के बीच खाली जगह है जहां आप गले में लॉकेट वगैरह पहनती हैं जो गले से बिल्कुल चिपका करके, तो वो जो हिस्सा है ना वो गले का सबसे नीचे का हिस्सा है, वही है हलक का नीचे का हिस्सा, वहीं से हमज़ा और हा अदा होंगे। अब उससे थोड़ा ऊपर आप हाथ ले जाएं हलक में, आपको एक हड्डी मिलेगी, थोड़ी सी उठी हुई हड्डी है आपके हलक के बीच में, आप उस जगह हाथ रखें और आप कहेंगी ऐन ह, ऐन ह। तो हलक के दरमियान वाले हिस्से से ये अदा होते हैं, बिल्कुल आसानी से अदा हो जाएंगे। अगर आप हलक के बीच वाले हिस्से से अदा करेंगी तो आपको थोड़ा हलक के बीच वाले हिस्से पर दबाव लगाना होगा, ज़ोर लगाना होगा। इसके बाद ये भी हुर्फ़ हल्की है, हल्की मखरज है, गैन और खा। गैन और खा हुरूफ़ हल्किया हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। अब हलक का नीचे का हिस्सा हो गया, बीच का हो गया, अब क्या है? ऊपर का हिस्सा। तो क्या पता चला कि हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो अब जो ऊपर का हिस्सा आपके हलक में है, आप वहाँ हाथ रखें और अब आप कहें गैन खो, गैन खो। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हलक का ऊपर वाला हिस्सा तो आप इससे समझ लें कि जैसे आपके अब्बू होंगे या तो जिनकी शादी हो गई है, शौहर होंगे, उनकी दाढ़ी के बाल निकलते हैं ना, तो दाढ़ी के बाल जहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं वही होता है हलक का ऊपर का हिस्सा।
तो उस जगह आप अपना हाथ रखिए अपने हलक में और कहिए गैन खो। तो आपको महसूस होगा कि वो हिस्सा जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये हो गए हलक के मखरज। हलक में मखरज 3 हैं लेकिन हुरूफ 6 हैं। 2 हैं हलक के नीचे हर्फ के नीचे के लिए हमज़ा और हा, 2 हैं हलक के दरमियान से आइन और हा, और 2 हैं हलक के ऊपर से गैन और खा। अब है लेसानी मखरज। लेसानी मखरज का मतलब है ज़ुबान के मखारिज। लेसान का मतलब ज़ुबान होता है। अब ज़ुबान में क्या क्या है, तो सबसे पहले है कौफ़। ये कौफ़ जो है ना, ये ज़ुबान का पहला मखरज है, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं ना। हलक पहले देखे, हलक के बाद अब ज़ुबान की तरफ जा रहे हैं। तो ज़ुबान की जो सबसे नीचे, ज़ुबान का जो सबसे नीचे का हिस्सा है, ज़ुबान की जड़। तो काफ का मखरज यहाँ लिखा गया है। ये काफ का नाम लिख दिया गया हुरूफ लहविया। काफ के मखरज का नाम क्या है? हुरूफ लहविया। ज़ुबान की जड़ और तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है। ज़ुबान की जड़ और तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना हलक, तो हलक का मखरज जो था, हलक जो है हमारा 3 हिस्से में है। तो नीचे से ऊपर की ओर हम लोग गए। पहले हलक का नीचे वाला हिस्सा, फिर बीच वाला हिस्सा, फिर ऊपर वाला हिस्सा पढ़े। अब इसके बाद पढ़ना है हमें ज़ुबान। तो ज़ुबान में भी सबसे नीचे से जब जाएंगे तो पहले जड़ ही ज़ुबान की मिलेगी। तो ज़ुबान की जड़ और तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है ये जो काफ है। अब तालु का जो नर्म हिस्सा है वो आप कैसे पहचानेंगी? आप अपना मुँह खोल करके शीशे में देखें या फिर एक दूसरे का मुंह देखें। किसी का भी मुंह जब खोलेंगी, मुंह के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा लटक रहा है, जिसको अपनी अपनी ज़ुबान में सब अलग अलग नाम देते हैं और किताब में उसको कौवा कहा जाता है। तो अब ये जो गोश्त का टुकड़ा लटकता है, इस जगह जब आप अपने हाथ को, अपनी अंगुली को डालेंगी, तो आप जब वहाँ छू करके देखेंगी ना, तो वहाँ तालु का जो हिस्सा है वो नर्म रहेगा और ज़ुबान की जड़ उसके नीचे है। तो ज़ुबान की जड़ जब उस तालु के नर्म हिस्से पर टच करेगी तो कौफ, कौफ बिल्कुल आराम से अदा होगा। कौफ, मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ, आप लोग भी जब बोल करके इसको दोहराएंगी तो इंशाअल्लाह अच्छे से अदा हो जाएगा। तो कौफ के लिए क्या है? ज़ुबान की जड़ और तालु के नर्म हिस्से से कौफ अदा होता है। इसके बाद ये भी लेसानी मखरज है, क्योंकि ये भी ज़ुबान से ही है। ये है छोटा काफ। अब ये जो काफ है इसको भी हुरूफ लहविया ही कहेंगे, क्योंकि ये भी काफ ही है। ज़ुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। ज़ुबान की जड़ यानी जिस तरीके से कौफ में आप ज़ुबान की जड़ पढ़ी हैं, उसी तरीके से ये छोटा काफ है, तो ये भी ज़ुबान की जड़ ही से अदा होगा, लेकिन तालु का सख्त हिस्सा होगा। अब जब आप अपनी अंगुली को अपने मुंह के अंदर डालेंगी और अपने तालु को टच करेंगी, तो तालु का आपके 2 हिस्सा मिलेगा, एक नर्म हिस्सा, एक सख्त हिस्सा। तो नर्म हिस्सा जो था वो तो आपका काफ के लिए था, और जो सख्त हिस्सा है आप अपनी ज़ुबान से भी टच करके देख सकती हैं। सख्त हिस्सा जो है वहाँ से काफ अदा होगा। कोई ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आराम से काफ। लेकिन ये कौफ के लिए आपको ज़ुबान की जड़ को ऊपर उठाना पड़ेगा। ये कौफ हो गया और ये काफ। अब एक और है जीम, शीन और या, लेसानी मखरज। ये भी ज़ुबान ही से अदा हो रहे हैं। जीम, शीन, या, इन तीनों का मखरज एक ही जगह से है। इनको हुरूफ शजरिया कहते हैं। ज़ुबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होते हैं। यानी अब ये तो था ज़ुबान की जड़ और तालु का बीच का ज़ुबान की जड़ और तालु का नर्म हिस्सा और सख्त हिस्सा। अब क्या है कि ज़ुबान का भी बीच वाला हिस्सा और तालु का भी बीच वाला हिस्सा, दोनों बिल्कुल बीच बीच के आपस में टच करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखें, ये है ना, ये एक डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है, ये तीसरा डब्बा है, ठीक है। अब इसको आप मान लीजिए कि इतनी लंबी अगर आपकी ज़ुबान है, तो ज़ुबान को आप 3 हिस्से में जब डिवाइड करेंगी, तो एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। अब तीनों में जो बीच का हिस्सा है वो ये है, तो ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये बिल्कुल ऊपर से टच करेगा, बिल्कुल ऊपर नीचे आपस में टच करेंगे, जीम, शीन और या के लिए। और एक तरीका बता देती हूँ कि जब भी किसी हर्फ का मखरज आप लोगों को समझना हो, याद करना हो, तो उस हर्फ से पहले हमज़ा ज़बर अ लगा देना है।
सिर्फ हमज़ा ज़बर अ लगा के वो हर्फ अगर आप अदा करना चाहेंगी तो उसका मखरज बिल्कुल मालूम हो जाएगा। जैसे आपको काफ का मखरज याद करना है, नहीं समझ पा रही हैं तो देखिए, काफ साकिन से पहले आपको हमज़ा ज़बर अ लगाना है। हमज़ा काफ ज़बर अक, हमज़ा काफ ज़बर अक। जिस जगह आवाज़ आपकी रुक गई वही काफ का मखरज है। हमज़ा काफ ज़बर अक। जब अक पे आपकी आवाज़ रुकेगी तो आप खुद ही महसूस कर लेंगी कि आपकी ज़ुबान तालू के नर्म हिस्से में टच हुई है। इसी तरह हमज़ा काफ ज़बर अक, यहाँ भी आप फ़ौरन महसूस करेंगी कि ज़ुबान तालू के सख्त हिस्से में टच हुई है। फिर जीम, शीन और या का भी यही मामला है। हमज़ा जीम ज़बर अज, आप बोल कर देखें, ज़ुबान और तालू टच करेंगे। हमज़ा शीन ज़बर अश, बोल कर देखें। हमज़ा या ज़बर आई, बोल कर देखें। हर एक को आप लोग खुद से बोल कर देखें तो आपको खुद महसूस होगा कि ज़ुबान और तालू आपस में टच कर रहे हैं। हमज़ा जीम ज़बर अज, जहाँ आवाज़ रुक गई वही मखरज है। अब एक और मखरज मैं पढ़ा देती हूँ। एक और मखरज ये भी ज़ुबान ही से अदा होता है, ये है दौद। अब ये जो दौद है ना, ये हरफ़े हाफिया है। हरफ़े हाफिया इसलिए है क्योंकि ये किनारे से अदा होता है, करवट से अदा होता है। हाफा का मतलब ही होता है करवट। ज़ुबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। अब ज़ुबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ क्या है तो मैं आप लोगों को अब नक्शा दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है दांतों का नक्शा। ये द्वाद लिखा हुआ है किनारे की तरफ दोनों साइड। ये आपकी ज़ुबान है। अब यहाँ एक सरसरी नज़र डाल लीजिए। देखिए, ये हमज़ा और हा है, हलक का नीचे वाला हिस्सा। ये जो है ना, ये इसको आप पेट मानिए अपना। ये पेट है आपका, बिल्कुल खाली जगह। ये है हलक, हमज़ा और हा हलक का नीचे वाला हिस्सा, हा और आइन हलक का बीच वाला हिस्सा, खा और गाइन हलक का ऊपर वाला हिस्सा। ये आपका कौवा जो लटकता रहता है। ये काफ ज़ुबान की जड़, और ये काफ ये भी ज़ुबान की जड़ लेकिन तालू का सख्त हिस्सा। ये जीम, शीन और या ज़ुबान का भी बीच और तालू का भी बीच। अब ये द्वाद है, तो ये द्वाद जो है आप खुद देखिए, ये ज़ुबान के बीच में नहीं लिखा गया है, ये ज़ुबान के किनारे की तरफ लिखा हुआ है, ज़ुबान के किनारे की तरफ। अब एक बात मुझे बताएं, ये आपके दांतों का नक्शा है अगर, तो इसको जब आप गिनेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो क्या सिर्फ 16 दांत हैं आपके? तो नहीं, हमारे दांत तो मुंह में 32 हैं। मतलब ये अगर हमारे मुंह के नीचे वाले दांत हैं तो इसके ऊपर भी तो दांत हैं हमारे मुंह में, तो ये ऊपर वाले नीचे वाले दांत हैं। अब इसके ऊपर वाले दांत जब रख दिए जाएंगे तो 32 के 32 दांत हो जाएंगे। तो अब ये जो ज़बान है ना, ज़बान की जो ये करवट है, ये जो किनारा है ज़ुबान का, साइड वाला पोर्शन जो है, इस हिस्से को आपको उठाना है और इसको अपनी जो आपके जो ये ऊपर के दांत हैं ना, ये यहाँ जो ऊपर में जो दांत हैं, जो दांत खाना पीसते हैं, खाना पीसते हुए जो दांत काम आते हैं, तो ये जो बड़े बड़े दांत हैं मुंह में, ऊपर वाले दांत जो हैं, आप अपने ऊपर वाले दांतों के मसूड़े के पास अपनी अंगुली रखिए और अंगुली रख करके देखिए, आपको वहाँ थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा मिलेगा। अगर ज़ुबान से भी करके देखती हैं तो भी दांतों की जड़ के पास उठा हुआ हिस्सा है, और अगर अंगुली से देखती हैं तो भी है। तो ये जो ऊपर के दांत हैं, इनके यहाँ जड़ के पास ऊपर जो मोटा सा एक हिस्सा होता है ना उठा हुआ, इस जगह आपको ये ज़ुबान रगड़नी है। ज़ुबान आपको रगड़नी है। ज़ुबान को बिल्कुल जैसे आप सोती हैं अगर, तो करवट के बल सोती हैं। अगर आप सोई हैं, जैसे मान लीजिए ये आप सो रही हैं, तो आप बिल्कुल चित्त सोई हुई हैं, लेकिन चित्त सोती हैं उसके बाद आप करवट भी तो बदलती हैं। करवट बदलने का मतलब कि एक हाथ के बल पर, कभी दाएं हाथ के बल पर, कभी बाएं हाथ के बल पर, तो चाहे दाएं हाथ के बल पर सोएं चाहे बाएं हाथ के बल पर सोएं, करवट में ही सोना कहलाएगा। तो ज़ुबान को भी बिल्कुल करवट पर कर दें। ज़ुबान आपके मुंह में बिल्कुल फ्लैट है ना, उसको भी करवट पर कर दें, उसको भी टेढ़ा करें, और टेढ़ा करके फिर उसको ऊपर उठाइए और दांतों की जड़ों के पास रगड़िए। जब रगड़ेंगी तो खुद दौद
दौद बिल्कुल आराम से अदा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं चाह रही हूँ कि मैं खुद ज़्यादा मेहनत कर लूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए इंशाअल्लाह। इसके बाद अब आप लोगों को इन मखारिज में दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी।